फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का सेकंड लॉस्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सुबह से उसकी तबीयत कुछ गिरी गिरी सी थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। कुछ भी खाती तो ऐसा लगता कि मैदे में सब बाहर आ जाएगा। अभी भी अपने कमरे के बाथरूम की वाश बेसन बाजू की भी बुरी तरह से उल्टियाँ कर रही थी। सुबह से ये चौथी या पांचवी मरतबा उसकी बेसन से मुलाकात थी। अपनी गिरी हुई हालत के चलते वो नाश्ते के बाद कमरे में ही पड़ी हुई थी। फातिमा से भी उसका सामना नहीं हुआ था, जबकि सद्दाम तो हफ्ते भर से शहर में बैठा हुआ था। जब से मलाइका का किस्सा हुआ था तब से इन दोनों के बीच बदमज़गी की वजह से वो अपना ज्यादातर वक्त शहर ही गुजारता था। ना गम होता और ना ही बदमज़गी होती। अब तो मलाइका की डिलीवरी भी नजदीक थी। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने बाकी थे। फिर सच सामने आ जाएगा। लोगों को इल्म हो जाएगा कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह, कौन जालिम है और कौन मजलूम। अभी तक तो सारे हिलात व जुबान सदाम को ही गुनाहगार और जालिम करार दे रहे थे, लेकिन सच क्या था ये सिर्फ उस पाक जात के अलावा कोई नहीं जानता था। इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, सबसे छुप कर गलतियां कर सकता है, लेकिन लेकिन शायद को भूल जाता है कि जिससे वो कुछ भी महसूस नहीं है। वही मालिक कायनात है, वही रब्बे जुल जलाल है, वही बेहतर इंसाफ करने वाला है। क्या हुआ, तुम ठीक तो ना? वो वाश पे सपा झुकी हुई थी कि पीछे से आने वाली फिक्रमंदा आवाज पर चौंका सा उठाया तो उस जालिम को अपने पीछे खड़ा पाया। ये कब आया? मासा तुम्हारी तो ठीक है ना? मतलब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है? वो अब फिक्रमंदी से देख रहा था। चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए खुद भी अपनी हालत से अनजान थी। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तबीयत कुछ बुरी बुरी सी हो रही है। तोले से अपना चेहरा साफ करती हुए उसके तरफ मुड़ी, जो जानती हुई नजर से उसको देख रहा था। आप कब आए? उसकी नाराजगी के डर से उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। जानती थी कि गलती उसकी भी है। बस अभी आया। तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? वो आप इसी बात पर था। कुछ नहीं हुआ, बस मामूली से उल्टियां हो रही हैं। उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करती वो धीरे धीरे चलती हुई बेड पर आकर बैठ गई। अचानक इसे कमजोरी का एहसास होने लगा था। उसने पेट पर हाथ रखा जहां हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया था। उल्टियां हो रही हैं और क्या दर्द? पेट में दर्द कर रहा है? तकलीफ महसूस हो रही है? उसकी नजर से उसके हाथ का पेट पर जाना छुपा ना रह सका। वो परेशानी उसकी तरफ देखा। बस उल्टियां ही हो रही हैं और कुछ नहीं। अपने दर्द को नजरअंदाज वो नॉर्मल लहजे में बोल नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो। डॉक्टर के पास चलते हैं। वो उठता हुआ बोला। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाती हुई बोली तो वो भी उसके चेहरे को गौर से देखता हुआ उसके पास बैठ गया। आप नाराज है ना मुझसे? सदाम गुस्सा झुकाकर नदामत से बोली। कैसी नाराजगी? मैं भले अपनी जिंदगी से नाराज हो सकता हूँ? मुस्कुराकर उसे करीब किया तो उसके सीने पर सर रखकर उसके शर्ट के बटन से खेलने लगी। मैंने आप पर इतबार नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया, आप पर गुस्सा किया। मैं गलती पर थी सदाम, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको खोने के डर से ऐसा किया। मुझे न जाने क्या हो गया था जो इतना कुछ बोल गई, वरना मेरी तो आपके सामने गेगी बांध हो जाती है। उसकी बातों को गौर से सुनता हुआ आरी बाबा चौंका उसकी तरफ देखा। क्या मैं इतना डरावना हूँ? उसके हल्की से पूछने पर वो मुस्कुराकर नफी में सर हिला गई। नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। बात करते हुए हल्की सी सिसकाड़ी के साथ ही उसने दोबारा अपने पेट पर हाथ रखा तो सद्दाम सीधा हो गया। तुम्हें तकलीफ हो रही है हमारे साथ? चलो डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ तुम्हें। उसके चेहरे से तशवीश जाहिर थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। कहाँ ठीक हो? उल्टियाँ हो रही हैं तुम्हें, बेवकूफ़ लड़की। कुछ अकल भी इस्तेमाल करो कि उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। वो जैसे उसकी जिद से चिढ़ गया था। क्यों होती हैं उल्टियाँ? मुझे क्या पता, खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। वह नादानी से बोली तो उसे बस देखता ही रह गया। तुम वाकई में नादान हो या सिर्फ मेरे सामने बनती हो? उसके मासूम से चेहरे को नजरों के हसार में लेते हुए वो अजीब से लहजे में बोला। मैं ऐसा नादान हो सकती थी, लेकिन सद्दाम जैसा चालाक मर्द इतना नादान नहीं था कि उसकी हालत की वजह ना समझ जाता। लड़कियों से खेल चुका था। लड़कियों में होने वाली तब्दीली मिनटों में वो बांप लेता था। क्या मतलब? मुझे लफ्जों का हेर फेर नहीं समझ आता। सीधी बातें करें समझ आती हैं। डॉक्टर के पास चलो तो मैं तुम्हारी सारी नादानी दूर कर देता हूँ। अपनी मुस्कुराहट सब करता हुआ मैंने हेजी से बोला तो मैसा ने चौंक उसके चेहरे को देखा। डॉक्टर के पास जाकर कौन सी हिफ्ते कलीम हाथ लग जानी है जो इतना फोर्स कर रही हैं? वो अपनी धुन में मुंह बनाकर बोलती हुई उठी ही थी कि चकराकर दोबारा से गिरने लगी थी। सदाम ने फुर्ती से उसको थामा। अभी गिर जाती तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। उस अपने मजबूत बाजू के हसार में लिए हुए आराम से बेड पर बिठाता हुआ वो बोला। मुझे संभालने के लिए आप मौजूद हैं तो नुकसान क्या था? दिल की गहराई से उसने इतराफ किया तो सदाम ने सरशार सा मुस्कुरा दिया। मुझे माफ कर दो मायसा, मैं तुम पर बहुत जुल्म किया, बहुत तकलीफ दी। अपने जहरीले लफ्जों के तीर से तुम्हारे दिल को छलनी किया, तुम्हारी पाक दमनी पर उंगली उठाई, जो खुद तकलीफ पर होकर तुम्हें गलत कहता रहा। मैं अपनी हर कोताही लफ्जों की तुमसे माफी मांगता हूँ मायसा। मेरा यकीन करो, मेरा दिल और मेरी रूह पर सिर्फ तुम पर ही काबिज है। मैं तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हूँ मायजा। उसके हाथों को अपने हाथों के गिर्द में लिए उसके सामने नादाम सा बैठा होता। ये सदाम इस सदाम से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो सिर्फ अपनी मनमाना जानता था।
जो जुल्म भी करता था और उफ तक करने नहीं देता, जो जिद्दी था तो खुद सर था और नाप्रस्त था। सच तो ये है कि माजा को इस जिद्दी सद्दाम से भी इतनी मोहब्बत थी जितनी इस सद्दाम से। वो अपनी किस्मत के इस हसीन तोहफे पर सरशार से मुस्कुरा कर उसके सीने में सर छुपा गई थी कि यही उसकी पनाहगार थी। हमीम अपने ऑफिस से निकल रहा था कि उसके स्मार्टफोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई। पहले तो उसने नजरअंदाज करने दिया, लेकिन दोबारा कॉल आते देखकर कुछ सोचकर कॉल पे काली। हेलो, क्या मैं हमीम शाह से बात कर सकता हूँ? किसी नौजवान लड़के की आवाज़ सुनकर पहले उसने पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि दूसरी तरफ कौन है। जी, मैं हमीम शाह ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे जानते भी नहीं है। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी बताएं, क्या बात करनी है? वो लापरवाही से बोला। ऐसे नहीं, किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सॉरी, मैं अनजान लोगों से नहीं मिलता। लातल्की से बोलता हुआ कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाला था कि दूसरी तरफ कही गई बात पर वो चौंक उठा। क्या आप मायसा इब्राहिम खान को मुश्किल में देखना पसंद करते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? वो गुस्से से चिया। आपके सारे सवालों का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कहाँ मिलना है? वो कुछ सोचकर राजी हो गया। किसी रेस्टोरेंट में। एक और बात, किसी ऐसे इंसान को साथ जरूर लाएगा जिस पर सद्दाम साहब को यकीन हो। आप पर तो यकीन करने से रहे। उसकी बात से यह साफ जाहिर था कि उस सब के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन सद्दाम उसके बीच होने वाली सुलह से लाइल्म था, जिसका मतलब था कि वो हवेली में होने वाले सारे वाक़े से तो वाकिफ था, लेकिन बाहर वाले किस्से से पूरी तरह अनजान था। ठीक है, मिलने की जगह और वक्त तय करने के बाद उसने फाइक को फोन किया कि वही एक ऐसा शख्स था जिस पर सद्दाम आंख बंद कर यकीन करता था। फाइक, तुम शाम तक यहाँ आ जाओ, मुझे जरूरी काम है तुमसे। फाइक के फोन पिक करते हुए वो मद्दे पर आ गया था। इतनी जल्दी क्यों? कैसा काम है? कोई प्रॉब्लम हो गई है ऑफिस में? दूसरी तरफ फाइक नासमझी से कई सवाल कर डाले। नहीं, दूसरा काम है, फोन पर नहीं बता सकता। तुम बस जल्दी से आओ। उसके उजले पर फाइक हैरान होने आने के लिए तैयार हो गया। हमीम को अभी समझ नहीं आ रहा था कि कॉल करने वाला कौन था जो उन्हें उनके घर के हालात को इतना बारीकी से जानता था। वो अपने दिमाग के घोड़े को जितना दुरा सकता था दुरा सका, लेकिन फिर भी कोई सीधा उसके हाथ ना आया था। थक कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो फाइल के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और वेटर की हमराही में इस टेबल पर जाकर पहुंचा जहाँ एक नौजवान लड़का ब्लैक जींस और लाइट ब्लू लाइनिंग की शर्ट और सर पर काली कैप लगाए हुए अलग थलग सा बैठा था। उसने कैप का कोना आगे से कुदरत कदरे झुका रखा था, जिससे उसका चेहरा काफी हद तक छुप गया था। रेस्टोरेंट का ये हिस्सा बाकी हिस्सों से काफी अलग था। यहाँ रश भी काफी कम था और वेटर भी काफी लंबे वक्फे के बाद चक्कर लगाते थे। इन दोनों ने दिल ही दिल में उसके चुनाव पर सराहाया था। क्या तुम ही वो पुरअसरार शख्स हो जिसने मुझे कॉल की थी? गला खनखाने पर हमीद ने इस लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की तो वो जरा चौंका, फिर संभल कर सीधा बैठ गया। शायद वो एहतरामन खड़ा होना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोच कर बैठा ही रह गया। फाई को उसका यह अंदाज नापसंदीदा गुजरा था। जी आप लोग बैठे। हमें बाई कहते कहते उसने जबान को ब्रेक लगाया था। उस हमें नजर दोनों को देखा जो सामने बैठे उसे ही घूरे थे। तुम कुछ बताना चाहते थे? फाइक ने बात का आगाज करना चाहा। जी जरूर, लेकिन पहले कुछ ऑर्डर क्यों ना कालें? वो होशियार इलाके का मुजाहरा कर रहा था, जबकि सामने बैठे वो दोनों उसके चेहरे को बाखोर देते उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। हमें नहीं लगता कि हम तुम्हें जानते हैं, इसलिए मेजबानी को किनारे रखो और काम की बात करो। हमीम के सर मैड आवाज पर वो लम्हे बार में रुका और फिर दोनों को टेबल की सतह पर लोडेड गन रखते देखकर उसकी जान हलक हो आ गई। आप लोग तो शायद मुझे मारने के इरादे से आए हैं, जबकि मैं तो आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो करो ना मदद, कौन रोक रहा है? लेकिन जरा जल्दी। वो क्या ना कि हमें सब्र का मादा काफी कम है। इतना तुम जानते ही होगे। जब बहुत कुछ जानते हो तो फाइक आज पूरी अपनी जोन में था। मैं आप लोगों को ये बताने के लिए बुलाया है कि आपकी हवेली में अब तक जितने भी हमले मायसा इब्राहिम पर हुए हैं उन सबके पीछे किसका हाथ है और मकसद क्या है, इसे मैं बाखूबी वाकिफ हूँ। उसके बाबा वो दोनों हमतन गोशन हुए। कौन है? आप शायद मेरी बात का यकीन ना करें, क्योंकि वह शख्सियत ही ऐसी है कि आप लोगों की जगह मैं भी होता तो यकीन ना करता। पहेली न बजाओ, पक्को जल्दी। हमीम शाह के गुस्से से कहने पर वो कुछ लम्हे के लिए उन्हें देखता रहा और फिर जो बोला, इन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अरहम शाह? इन दोनों की समां पर जैसे बम गिरा दिया गया था। झूठ, सरासर झूठ। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बात का? हमीम शाह ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कैसी रिकॉर्डिंग? फाइक चौंका था। आप लोग खुद ही सुन लें। ये कहकर उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और कुछ देर उनमें मसरूफ रहने के बाद इन दोनों के सामने टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर बाद किसी की आवाज इन दोनों के समाज से टकराई थी। वो आंखें बंद करके कह सकते थे कि ये अरहम की ही आवाज थी, जो काफी मकरू अंदाज में अपने खलीस इरादों का जिक्र कर रहा था। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो दोनों कुछ देर बैठे खुद को यकीन दिला रहे थे। मैं ये रिकॉर्डिंग आप दोनों को भेज देता हूँ, कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और दोबारा उस पर मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद इन दोनों को अपने फोन पर एक मैसेज ट्यून सुनाई दी थी। इन्होंने जल्दी से फोन उठाकर चेक किया तो इसकी भेजी गई रिकॉर्डिंग थी।
तुम कौन हो और इतना कैसे जानते हो? हमीम शाह ने आहड़कार वो सवाल पूछा था जो काफी देर से उसके जहन में खिलबिला रहा था। मैं अरहम का जिगरी दोस्त हूँ, उसके हर गुनाह का साथी, लेकिन ये एक ऐसा गुनाह है जिसे सुनकर मेरा ज़मीर काम उठा था। मैं बहुत बुरा सही, लेकिन किसी मासूम की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। वो अफसुदगी से बोला। तुम्हें इस बात का इल्म कब हुआ? फाइक ने सवाल किया, जब वो अपनी कारकर्दगी में बहुत आगे निकल चुका था। मेरे इतने कुरेदने पर भी उसे इतना कुछ बताया, वरना मैं भी अनजान रहता। इस काम में उसके साथ और कौन कौन शामिल है? हमीम शाह ने बहुत ही अहम सवाल पूछा। हवेली का ही कोई फर्द है, वरना इतनी आसानी से वो कैसे कामयाब हो जाता? जबकि संदा भाई ने बहुत सख्त पैरे लगा रखे थे। उसका कहना भी ठीक था। तुम्हें किस पर शक है? शायद आप लोगों को बुरा लगे, मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि मुझे लुबना आंटी पर पूरा शक है, क्योंकि एक वही है जो उनकी हर गलतियों को सद्दाम भाई से छुपाती आई है। हमेशा से मैंने बहुत बार देखा है, और बाकी आप लोग मुझसे बड़े हैं, बाहू भी पता लगवा ले। तुमने आहर हम लोगों को ही क्यों मदद के लिए जाहिर किया है? अरहाम तुम्हारा दोस्त है, तुम उसकी पर्दापोशी कर सकते थे। हमीम के बापा वो देर से मुस्कुरा दिया। नहीं हमीम भाई, मेरा ज़मीर मुर्दा नहीं हुआ अभी, और वैसे भी माई साहब अभी बहुत ही डिसेंट है। कम से कम वो ये डिजर्व नहीं करती। मैंने उन्हें शादी में देखा था, और सद्दाम भाई साथ जरूर है, लेकिन हक पर होते हैं। मैं तो उनका फैन हूँ। उसके बापा वो दोनों सर हिलाकर अपनी जगह से खड़े हुए। शुक्रिया यगमैन, अगर तुम्हारी मदद ना करते तो हम हक ही छानते रह जाते। फाइक ने मुस्कुराकर स्मार्टफोन हवा में लहराया तो वो भी मुस्कुरा दिया। उसे मुसाफा करके दोनों एक साथ बाहर निकले। एक मोमा था जो इन्होंने हल्का लिया था, और अब अगले किस्से का इंतजार करना था। अगले दिन वो मायसा को लेकर गांव के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया था, अपने शक की तस्दीक करने के लिए, जहां डॉक्टर ने उसकी सोच पर मोहर लगा दी थी। वो सरशार सा उसे ले हवेली पहुंचा और सीधा लुबना बेगम के कमरे में गया, जहां आराम शाह बैठा न जाने किस बात पर उसे बहस कर रहा था। तो तुम्हें याद आ गई अपनी माँ की? इन दोनों को देखते हुए वो चुपते हुए लहजे में बोली, जिसे वो अपनी खुशी में नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा और उसके पास बैठकर उन्हें कानों से थाम कर खुद के करीब किया। माँ, आज मैं बहुत ऊंची हूँ, वो सरशाह सा बोला तो पास करी मायसा धीरे से मुस्कुरा दी। ऐसी क्या बात होगी जो इतना चाह करे हो? लहजा अब भी कटरीला था। आप दादी बनने वाली हैं अम्मा। चलो शुक्र है, तुम्हें एहसास तो हुआ अपनी जिम्मेदारी का। तो कब काढ़ी हो मलाइका से ने कहा। वो कुछ और मतलब आहस कर बैठी। आप गलत समझ रही हैं, मैं अपनी बीबी मायसा की बात कर रहा हूँ। वो माँ बनने वाली है। अपनी बात पर जोर देता उनके पास उठ खड़ा हुआ था, और अब हैरान होने की बारी लुबना बेगम की थी। उन्होंने हैरानी से पहले सद्दाम को देखा, जिसका खुशी से चमकता हुआ चेहरा उनकी बात से बेतासर हो चुका था, जबकि पीछे खड़ी मायसा के चेहरे की चमक बहुत कुछ बता रहे थे। सोफे पर बर्जमान अरहाम जो दम साधे हुए इस मंजर को देख रहा था, तंग नजरों से अपनी माँ को देखा। बहुत कुछ था जो लुबना बेगम को अपने हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन एक बाजी जो उन्होंने बहुत चली थी वो अब भी अपनी जगह पर कायम उन्हें अमीद का सिरा पकड़ाए हुए था। लुबना बेगम इन औरतों में से थी जिन्हें खुद पर और अपनी सलाहियतों पर बहुत ही घमंड था, और यही घमंड उन्हें पस्ती में भी गिरा सकता है या कामयाबी की चोटी पर भी बिठा सकता था। बहुत सब वक्त का खेल होता है, और वक्त अपना खेल बहुत वक्त पर खेलता है। बस इंसान ही है जो काफी जल्दबाज वाकया हुआ है। मायसा की उम्मीद से होने की खबर पूरे गांव के हर फर्द को मिली थी, जो उससे हमदर्दी रखते थे। उन्हें खुशी हुई थी, जबकि बाकियों का हाल भी लुबना बेगम और मलाइका की तरह था। इसी खुशी में सद्दाम शाह ने एक तकरीब मुनकिद की थी, हर हासो आम के लिए। वो अपनी हुई खुशी गांव के हर फर्द के साथ मनाना चाहता था। तो हमारे लिए एक सरप्राइज है। वो तैयार हो रही थी जब उसके पीछे आकर बोला, कैसा सरप्राइज? आंखों में एक हास चमक थी। सद्दाम के उतावलेपन पर मुस्कुरा दिया। जल्दी से तैयार हो तो मिलने गया। उसने जल्दी पर उसके कहने पर वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए तेजी से तैयार हुई, और सद्दाम के हमराही में नीचे जाने वाले सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि उसे मेहमानों के बीच में हमीम शाह से बात करते हुए शख्स पर अपने बाबा का गुमान हुआ। वो तेजी से नीचे आए, उनके पीछे जाकर खड़ी हो गए। बाबा, आप कैसे? उसके हाथ में डूबी हुई आवाज पर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने चौंक कर पीछे देखा और मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। तुम्हारे शोहर ने इनवाइट किया था, इतनी बड़ी खुशी पर तो हम कैसे ना आते? खुशी उनके लहजे से आया थे। मैंने आपको बहुत याद किया बाबा। उसके सीने से उठती हुई पादराना खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए वो खुद खुशकिस्मत समझ रही थी। हमसे भी मिल लो, हम भी लाइन में खड़े हैं। रेहान की आवाज पर उसने चौंका पीछे देखा, जो उसके सभी भाई चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए उसे मिलने के लिए बेताब खड़े थे। वो बारी बारी इन सबसे मिलती हुई रेहान के पास कर जाकर खड़ी हुई, जो अब सद्दाम से बात कर रहा था। शुक्रिया सद्दाम, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि मेरी बदतमीजियों को नजरअंदाज करके आप लोग हमारी खुशी में शामिल हुए। सद्दाम के अल्फाज पर मायसा ने हैरान नजर से अपने अरियल शोर को देखा था, जो कभी किसी से बात माफी नहीं मांगता था। मायसा यार, काफी बदलाव आ गया है। हमीम शाह के शरारती लहजे पर सबका मुश्तरका कहका गूंजा था। हमीम शाह भी उसकी खुशी में बाहूबी शरीक हुआ था। सदाम को उसकी एक कमजोरी हाथ लग गई थी, और उसका फायदा उठाकर वो उसे बराबर तंग कर रहा था। उसकी छेड़छाड़ से हवेली वालों पर जाहिर हो गया था कि अब इनके बीच में वो जंग खत्म हो गई है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। मायसा भी उन्हें साथ देखकर बहुत खुश थे। क्या कह रहे हो? उसे बता दो, तुम्हारी और अन्या की कहानी।
मायसा के पीछे खड़े हमीम शाह के कानों में घुसा वो शरारत बड़ी सरगोशी कर रहा था। हमीम शाह ने घूर कर उसको देखा। तो क्या चाहता है कि मैं बेहरा हो जाऊं? हमीम शाह की मुस्किन से सूरत देखकर वो क्या लगाकर हंसा तो मायसा के साथ ही फातिमा और निहा भी दोनों की तरफ मतवज्जो हो गए। ऐसे कौन सा जोक है जो आपको सुना रहे हैं जो आपको हंसी आ रही नहीं रुक रही? मायसा के कहने पर हमीम शाह सद्दाम के पेड़ पर एक जोरदार कोहनी मारकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मायसा जान, तुम्हें नहीं लगता कि हमीम को भी अब शादी कर लेनी चाहिए? सद्दाम के मैंने हेज अंदापा हमीम ने तनबिया नजू से उसको देखा। हाँ बिल्कुल, जब आप शादी कर सकते हैं तो उन्हें भी शादी का हक है। मायसा के बाबा सद्दाम ने मुस्कुराती नजर से हमीम को देखा था, जिसका बस नहीं चल रहा था कि उसे कच्चा चबा जाए। इनसे पूछ तो ले कि कहीं कोई लड़की वड़की तो देख नहीं रखी तो बता दें, वरना हम अपनी ही सोर्स लगा लेंगे। फाइक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास थामे इन लोगों के बीच घुसता हुआ मैंने हेस लहजे में बोला तो हमीम को जोर से खांसी आ गई थी। वो समझ गया था कि सद्दाम ने यकीनन फाइक को सब कुछ बता दिया था और एक बार फिर उसे सद्दाम पर दाव आया था। क्या मतलब? मायसा के साथ फातिमा और निहा ने भी इस वाले अंदाज में उसको देखा था, जो उन दोनों के पीछे खड़े सद्दाम और हमीम के हाथ के इशारों पर गौर कर रहा था। भाई जाहिर है इंसान बेवजह तो बाबा शाह का चक्कर नहीं लगाता ना। हमीम शाह के इशारों को नजरअंदाज करता हुआ उन्हें एक सिरा थमाकर हमीम को फंसा गया था। बेड़ा गर्क हो तेरा सद्दाम, मानी मन में गालियां देता हुआ वो मायसा को अपनी घूरती नजर से देखकर खुद को इस सवालों के लिए तैयार करने लगा था। कौन है वो लड़की हमीम शाह? मुझे नहीं बताओगे? उसके ब्लैक मेलिंग वाले अंदाज पर अंदर ही अंदर बेजताब खाता हुआ सब उगल देने को तैयार था। वो मेरी यूनिफेलो है। झूठ, यूनिफेलो तो मैं हूँ। सद्दाम के बोलने पर उसने गुरु को देखा। मेरे फ्रेंड की कजन है और ये सच है, उसकी बात पर भरोसा मत करना, उसने बताते हुए जल्दी से सफाई दी तो वो तीनों हंसती है, जिस पर सद्दाम और फाइक के कहके के साथ ही उसकी छनबी भी हंसी भी शामिल थे। दूर खड़ी लुबना बेगम और मलाइका उनकी खुशबाज चेहरे को हसद भरी नजर से देख रही थी। नफरत की आग में लुबना बेगम इतना बढ़ चुकी थी कि अपने ही बेटे की खुशियों को तबाह कर रही थी।